आज हम मानव भूगोल में नवनीतिवाद का अध्ययन करेंगे। नवनीतिवाद की अवधारणा से हम क्या समझते हैं? नवनीतिवाद या इसको नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है। यह नीतिवाद या पर्यावरणवाद की संशोधित विचारधारा है, अर्थात जो नीतिवाद की विचारधारा है, जिसको हम पर्यावरणवाद भी कहते हैं, निश्चयवादी विचारधारा भी कहते हैं, उसकी संशोधित यानी उसमें कुछ संशोधन कर के ये विचारधारा विकसित हुई है, जो कि व्यावहारिक जगत के अधिक समीप है। अर्थात नवनीतिवाद की विचारधारा है वर्तमान में व्यावहारिक जगत के ज़्यादा समीप है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण इसे वैज्ञानिक नीतिवाद भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश भूगोलविदों की जो आस्था है वो संभववाद में होने लगी थी, जब फ्रांस में संभववाद के भूगोलवेताओं ने इस विचारधारा को स्पष्ट किया था। और जो लोग पहले नीतिवाद में विश्वास रखते थे वे भी प्राचीन नीतिवाद जो विचारधारा थी उसके आलोचक थे और उसके संशोधित और वैज्ञानिक स्वरूप पर बल देते थे। प्राचीन नीतिवाद के समर्थक सदैव ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है। अर्थात नीतिवादी विचारधारा का अर्थ ही इससे लगाया जाता है कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है और मनुष्य प्रकृति का दास है। और ये विचारधारा अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान सभ्य संसार में अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने प्रकृति की दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अर्थात नीतिवाद की विचारधारा कहती है कि मनुष्य वो उस पर प्रकृति का पूर्ण रूप से नियंत्रण है, वो प्रकृति के अनुसार ही चलता है, वो प्रकृति का दास है। तो इस प्रकार से विचारधारा क्या अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रकृति ने उसकी जो प्रकृति के अनुसार उसको दास समझा देता है, तो उनसे उसने मुक्ति प्राप्त की है। संभववादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति का विजेता समझा जाता है। इस प्रकार से देखें तो नीतिवाद और संभववाद दोनों ही विचारधाराएं अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि एक विचारधारा में कहा जाता है कि मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण है, जबकि दूसरे में अर्थात संभववाद की विचारधारा में कहा जाता है कि मनुष्य है वो प्रकृति का विजेता है। इन दोनों अतिशयवादी विचारधाराओं का समन्वय का वर्तमान परिस्थिति में विशेष महत्व है, क्योंकि दोनों ही विचारधाराएं वास्तविकता से दूर प्रतीत होती है। आधुनिक नीतिवादी विचारक प्रकृति को भी प्रमुख मानते हैं, किंतु वो मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात ये जो वैज्ञानिक विचारधारा आई है नवनीतिवाद की, इसमें ये प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति प्रमुख है, लेकिन फिर भी इसमें क्या मध्य मार्ग का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि जॉर्ज टेथम है, उनके कुछ शब्द उन्होंने कहा है कि ये जो वैज्ञानिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक विचारधारा वाले हैं ये मानते हैं कि अपेक्षाकृत ये संयमित शब्दावली प्रयोग करते हैं। शब्दावली कैसे? जैसे कि प्रकृति के नियंत्रण में है मनुष्य, तो नियंत्रण के स्थान पर ये प्रयोग करते हैं शब्द का प्रभाव का, नियंत्रण के स्थान पर शब्द प्रयोग करते हैं प्रभाव। इसी प्रकार प्रभाव के स्थान पर ये प्रतिक्रिया और समायोजन का भी शब्द प्रयोग करते हैं। तो इनके अनुसार मानव प्रगति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य वो प्रकृति की अवहेलना नहीं करे, उससे सहयोग प्राप्त करे। अर्थात जो नवनीतिवादी की विचारधारा के विचारकों का मानना है कि मनुष्य है वो प्रकृति की पूर्ण रूप से संभववाद में जैसा कि कहा गया है कि प्रकृति की अवहेलना करके मनुष्य प्रकृति का विजेता है, तो ये पूर्णतः अवहेलना नहीं करे, बल्कि उस प्रकृति से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि मानव क्रिया और मानव जीवन पर प्राकृतिक जो तत्व हैं उनका प्रभाव है वो निश्चित रूप से पड़ता ही है। नीतिवाद के संशोधित इसी नवीन विचारधारा को नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद के नाम से जानते हैं। इसे नव पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेता है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने नवनीतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक ही माना जाता है ग्रिफिथ टेलर को। तो ये इन विद्वान का नाम अच्छे से आपको याद रखना है। नवनीतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर। टेलर ने क्या बताया था? इन्होंने जो नीतिवाद की विचारधारा थी उसको नवीन स्वरूप प्रदान किया और कहा कि प्रकृति है वो सब जगह सभी मनुष्यों को नियंत्रित नहीं करती है, बल्कि प्रकृति है वो सिर्फ प्रभाव डालती है मनुष्यों पर और बाकी जीव जंतुओं पर। तो इस प्रकार इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो नवनीतिवाद की विचारधारा इससे आई। अर्थात इनका दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उस पर आधारित नीतिवाद का इन्होंने समर्थन किया था।
टेलर ने इस बात पर बल दिया था कि मानव जीवन पर पर्यावरण का जो नियंत्रण है जितना भी है, तो उसकी हम पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कमी कर सकते हैं या उसको हम संशोधित कर सकते हैं कि मनुष्य ने थोड़ा बहुत प्रकृति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित किया है या प्रकृति ने मनुष्य पर प्रभाव डाला है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया है। ये चीज़ भी आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि आज तक उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के जो शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश है, इसी प्रकार अंटार्कटिका की जो हिम आच्छादित भूमि है, या मरुस्थलों की बात करें तो सहारा और ऑस्ट्रेलिया के जो निर्जन मरुस्थल है, उनमें मनुष्य को प्रकृति की दुर्दशा है वो स्वीकार करनी पड़ती है और मनुष्य है वो प्रकृति के नियंत्रण से इस प्रकार से मुक्त नहीं है। ये इन्होंने बताया है कि मनुष्य है वो प्रकृति के नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। किस प्रकार से? उदाहरण दिया है अति ठंडे प्रदेशों का और अति शुष्क प्रदेशों का। इसी प्रकार अनुपयुक्त भौगोलिक दशाओं वाले अनेक क्षेत्र है वो निर्जन भी है, जो निकट भविष्य में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले भाग है उनके समान विकसित नहीं हो सके। ये चीज़ भी इन्होंने कहा है। इसका कारण है कि वहाँ पर प्रकृति के नियंत्रण की प्रबलता ज़्यादा है, अर्थात प्रकृति का नियंत्रण वहाँ पर ज़्यादा है। टेलर ने अपने इस संशोधित नीतिवाद को वैज्ञानिक नीतिवाद की संज्ञा दी है और उन्होंने वैज्ञानिक नीतिवाद को रुको और जाओ नीतिवाद भी कहा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रुको और जाओ नीतिवाद भी इसको कहा जाता है, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने ही इसको कहा है। रुको और जाओ जो नीतिवाद की विचारधारा है उसको कैसे समझाए? उन्होंने इसको ऐसे समझाया है कि प्रकृति चौराहे पर खड़ी जो ट्रैफिक पुलिस है उसके समान है। कैसे? ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? वो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है, किंतु उनके गंतव्य है उसको बदलती नहीं है, अर्थात उनको कहाँ जाना है उस चीज़ को नहीं बदलती है, वो उनको रोक सकती है थोड़े समय के लिए। चौराहे पर पहुँच कर के यात्री है वो अपने दाएं बाएं देखता है, अपनी सूझबूझ से वो आगे बढ़ता है और उसे कुछ क्षण के लिए ठहरना भी पड़ सकता है। तो जिस प्रकार अपनी भलाई के लिए यात्री को यातायात के नियमों का पालन करना उपयोगी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रख कर के कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसे किसी अज्ञात कठिनाई का या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए रुको और जाओ का शाब्दिक अर्थ है इसी भावना से। इस प्रकार नवनीतिवाद प्रतिपादित करता है मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु जो प्रकृति का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर उसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। जैसा कि कनेडियन यानी कनाडा का जो भूगोलवेत्ता है जॉर्ज टेथम, उन्होंने यही कहा था कि नियंत्रण के स्थान पर उन्होंने प्रभाव शब्द का प्रयोग किया था। तो जॉर्ज टेथम ने टेलर की इस विचारधारा को, अर्थात टेलर की विचारधारा जो रुको और जाओ की थी, उसको इन्होंने जॉर्ज टेथम ने नाम दिया है व्यावहारिक संभववाद। वास्तव में प्रकृति मनुष्य के समक्ष, अर्थात मनुष्य का प्रकृति मनुष्य के लिए क्या किस प्रकार से प्रभाव करती है, किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है, वो चीज़ देखते हैं। तो प्रकृति है वो मनुष्य के समक्ष अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है और उन योजनाओं को, अर्थात मनुष्य कौन सी योजना को चयन करेगा उसकी मनुष्य को स्वतंत्रता होती है। और ये विचारधारा संभववाद के भी निकट है, इसलिए इसको कहा था व्यवहारिक संभववाद। संभववाद की विचारधारा क्या थी कि मनुष्य है वो, मनुष्य के लिए हर काम संभव है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हटिंगटन, इनका भी नाम याद रखना, ये भी वैज्ञानिक नीतिवाद में आस्था व्यक्त करती थी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखित उनकी विभिन्न पुस्तकों में इसी विचारधारा की झलक मिलती है। इन्होंने मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं के जो प्रभाव थे उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। वे प्राकृतिक तथ्यों में जलवायु को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते थे। उनके मतानुसार किसी प्रदेश की मानव संस्कृति और सभ्यता का निर्धारण में प्राकृतिक कारकों का तो योगदान होता ही है, उसके साथ ही प्रजाति का भी, धर्म और समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो व्यवहारिक संभववाद को इन्होंने इस प्रकार से समझाया है कि जो व्यवहारिक संभववाद को तो समझाया था जॉर्ज टेथम ने, अर्थात इनको व्यवहारिक संभववाद नाम दिया था, लेकिन हंटिंगटन ने किसमें? वैज्ञानिक नीतिवाद में आस्था प्रकट की। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं के जो प्रभाव है उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि प्राकृतिक जो तत्व है वो तो प्रभावित करते ही करते हैं, और प्राकृतिक तत्वों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व भी इन्होंने किसको माना? जलवायु को। लेकिन इसके साथ ही साथ
वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके निर्धारण में प्राकृतिक कारक तो प्रभावित करते हैं, उनके साथ साथ वहाँ की प्रजाति, धर्म, समाज भी उनको प्रभावित करते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम बात करते हैं तो नीतिवादी विचारधारा में परिमार्जन हुआ और जिससे नव नीतिवाद की उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसी प्रकार से एक और भूगोलवेत्ता है कार्ल सावर। इन्होंने संशोधित नीतिवाद दृष्टिकोण अपनाया और मनुष्य और प्रकृति के बीच में समायोजन की जो आवश्यकता उस पर बल दिया। उनका विचार था मनुष्य को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को कुछ हद तक बदल करके, अर्थात उसमें उनको प्रकृति के साथ अनुकूलन करके या उसमें कुछ परिवर्तन करके उससे समायोजन करना चाहिए। ये चीज़ कही थी कार्ल सावर ने कि जो नीतिवाद की विचारधारा है जिसमें प्रकृति मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण डालती है, तो वो नहीं, उसमें हमें संशोधित दृष्टिकोण अपनाना है। संशोधित दृष्टिकोण ये अपनाना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ समायोजन करना पड़ेगा, अर्थात कुछ हद तक मनुष्य स्वयं को उसके अनुसार अनुकूलित करेगा। प्राचीन नीतिवाद विचारक केवल अनुकूलन की ही बात करते थे, लेकिन ये समायोजन की भी बात करता है। इस प्रकार प्राचीन नीतिवादी अनुकूलन पर और नव नीतिवादी जोर देते हैं समायोजन पर। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन, ये वैज्ञानिक भी, ये भूगोलवेत्ता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी नव नीतिवाद, ये पूछा जाता है कि कौन से विद्वान नव नीतिवाद के प्रवर्तक है, कौन से नीतिवाद के और कौन से संभववाद के, इसलिए ब्रिटिश जगह भी याद रखने कहाँ के थे, तो ब्रिटिश भूगोलविद हर्बर्टसन, ये भी नव नीतिवाद के ही पहुँच सकते हैं। उन्होंने वनस्पति को प्रमुख निर्धारक माना और विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया, किंतु यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक तत्वों की ही नहीं बल्कि मानवीय तत्वों की भी समानता पाई जाती है। उनका मानना था मनुष्य पर भौतिक शक्तियों का प्रभाव है वो इतना प्रबल होता है कि वह मानव जीवन और उसके क्रियाकलापों में प्रकट होता है। इसी प्रकार से एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है फ्लूअर ने भी प्रकृति के साथ मानवीय प्रश्न पर ही बल दिया। उनके विचार से मानव प्रदेश, जलवायु और पर्वतों की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं, किंतु उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मानव प्रदेशों के अध्ययन में हम जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की शक्तियों के समन्वय पर बल दिया और जो नवनीति, इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य और प्रकृति है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित यानी एक का प्रभाव को दूसरे से बिल्कुल ही अलग, एक को दूसरे से बिल्कुल ही अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और मनुष्य भी प्रकृति को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। लेकिन इनका जो प्रभाव का कितना पड़ेगा उसके अनुपात की बात करें तो वे अलग अलग देश और अलग अलग समय के अनुसार उसमें हम असमानता कह सकते हैं कि उसमें असमानता होती है। दोनों का अंतर संबंध इतना जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है। कैसे कि ये पता लगाना असंभव सा होता है और बहुत कठिन होता है कि कहाँ पर कि प्रकृति का, कहाँ पर मनुष्य का प्रभाव ज़्यादा है और कहाँ पर प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा है। तो इसलिए मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि वे प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं, अर्थात प्रकृति ने जो सीमाएं निर्धारित की है उनको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक योजनाओं को समझ कर ही अपनी शक्ति का और अपने कौशल का वो प्रयोग करें। प्रकृति पर मानवीय विजय को यद्यपि, अर्थात ये माना जाता है कि प्रकृति पर मनुष्य जो विजय करता है उसको कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है, प्रगति का सूचक मानते हैं। लेकिन इस प्रगति यानी मनुष्य ने प्रकृति को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके उसमें जो परिवर्तन किया है उसको हम प्रगति कह सकते हैं, लेकिन उसका पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है उससे, जो मानव के लिए भी हानिकारक है और उसको विनाश पहुंचा सकती है। तो इसलिए आज ये सामान्य धारणा बन गई है कि मनुष्य अपनी वास्तविक उन्नति प्रकृति से लड़ाई करके या उसकी उपेक्षा करके नहीं कर सकता है, बल्कि मनुष्य है वो अपनी प्रगति तभी कर सकता है जब वह उससे सहयोग प्राप्त करे। यही भावना जॉर्ज टेथम की एक युक्ति है, उसमें भी कही गई है कि मानव भूगोल का परम उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ में सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए।